पोषण संबंधी जागरूकता को एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण माह की घोषणा की है, जो पूरे सितंबर माह के लिए चलेगा। इसी कड़ी में उत्तम पोषण उत्तर प्रदेश रोशन की भावना के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त जनपदों के जिलाधिकारी महोदय एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ साथ जनपदीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पोषण माह के कार्यक्रम को प्रभावी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 7 सितंबर से प्रारंभ कार्यक्रम का मुख्य फोकस स्वयं बच्चों का चिन्हांकन करना तथा प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिका का निर्माण करना एवं इस कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों को डिजिटल माध्यम से पोषण संबंधी जागरूकता प्रदान करना है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि कैसे कार्यकर्ती अभिभावकों को ग्राफ के माध्यम से बच्चों के पोषण स्तर के बारे में जागरूक कर रही है। साथ ही लाभार्थी बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए नियमित रूप से पोषाहार का वितरण कर रही है। कुपोषण संबंधी जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए ये भी जरूरी है कि हम जानें कि कुपोषण है क्या, कुपोषण कितने प्रकार का होता है और कुपोषण के कारण क्या हैं तथा इसका परिणाम क्या होता है। कुपोषण 2 रूप में होता है, एक प्रत्यक्ष रूप में दिखने वाला और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप में दिखने वाला यानी अदृश्य। प्रत्यक्ष रूप में दिखने वाले कुपोषण को 3 तरीके से देखते हैं। एक तो होता है बच्चे की उम्र के साथ वजन देखना, जिसके तहत हम बच्चे को लाल, पीले एवं हरे श्रेणी में रखते हैं। दूसरा होता है बच्चे के वजन के सापेक्ष ऊंचाई का स्तर, इसके तहत बच्चे को हम सैम एवं मै में चिन्हांकन करते हैं। तीसरा होता है बच्चे की उम्र के सापेक्ष बच्चे की लंबाई कम होना, जिसे हम बौनापन या नाटापन के रूप में लेते हैं। अप्रत्यक्ष कुपोषण में आता है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जिसके तहत एनीमिया होना या विटामिन ए की कमी या जिंक की कमी आती है। अब आते हैं कुपोषण के कारण क्या है और परिणाम क्या हैं। जैसा कि इस ग्राफ में देख रहे होंगे, इसके कई कारण दिखाए गए हैं। इसके प्रमुख कारण हैं बीमारी होना, खाने के तरीकों में कमी, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलना या माता को कुपोषित होना, साथ ही साफ सफाई का अभाव। वहीं बच्चों में कुपोषण का परिणाम कई रूपों में दिखता है, जैसे मृत्यु हो जाना, बार बार बीमार पड़ना, पढ़ाई में पिछड़ना, स्कूल ड्रॉप आउट होना, काम करने में मन नहीं लगना। जबकि महिलाओं में कुपोषण का परिणाम होता है उनके बच्चों का वजन कम होना, उनके कार्य करने की क्षमता कम हो जाना, साथ ही उनकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाना। आने वाले ग्राफ में हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पोषण परिदृश्य क्या है। स्टंटेड बच्चे, मैम, सैम, कम वजन के बच्चे, एनीमिक गर्भवती महिलाएं तथा एनीमिक बच्चों की स्थिति क्या है। इतने वर्षों के प्रयास के बाद भी अभी भी उत्तर प्रदेश में कम वजन के करीब 40% बच्चे एवं स्टंटेड की संख्या 46.3% होना एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि हाल के वर्षों के प्रयास के परिणाम स्वरूप 2016 से 18 के मध्य उत्तर प्रदेश में कुपोषण की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। जैसे स्टंटिंग की व्यापकता में 7.5%, सैम की व्यापकता में 1.3%, कम वजन की व्यापकता में 2.7% की कमी हुई है। मैम की व्यापकता में भी 1.9% की जबकि वृद्धि हो गई है। कई इंडिकेटर्स में सुधार के दृष्टिगत पोषण अभियान को और सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत स्टंटिंग, कम वजन के बच्चे, जन्म के समय कम वजन के बच्चे जैसे इंडिकेटर में प्रति वर्ष 2% की कमी का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही एनीमिक बच्चे, एनीमिक गर्भवती महिलाएं व किशोरियों की संख्या में प्रति वर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी रणनीति के तहत टेक्नोलॉजी, विभागीय समन्वय, व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी कड़ी में 30 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रम के तहत पोषण के महत्व को रेखांकित करते हुए सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की चर्चा की गई। उनके द्वारा हर एक बच्चे का एक न्यूट्रिशन कार्ड बनाने का भी आह्वान किया गया। पोषण माह के मुख्य बिंदु हैं
पोषण अभियान को सभी की भागीदारी से जन आंदोलन का रूप देना। राज्य, जनपद, ब्लॉक एवं गांव स्तर पर लोगों को पोषण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना। पोषण अभियान का ये तीसरा वर्ष है। कोविड के कारण इस वर्ष को डिजिटल जन आंदोलन के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत सोशल मीडिया, आउटडोर मीडिया, प्रिंट मीडिया, वर्चुअल मीडिया, मास मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने का आह्वान किया गया है। एक बार पुनः स्पष्ट कर दें कि राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का मुख्य थीम है गंभीर, तीव्र, अति कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन यानी सैम बच्चों का चिन्हांकन, संदर्भन व प्रबंधन एवं पोषण वाटिका की स्थापना हेतु जनपद, परियोजना व ग्राम स्तर पर पौधारोपण अभियान को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियां जो चिन्हांकित की गई हैं वो है डिजिटल पोषण पंचायत, स्तनपान व ऊपरी आहार को प्रोत्साहन देना, मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता करना, जन आंदोलन डैशबोर्ड पर दैनिक सूचना विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपलोड करना। सैम बच्चों संबंधी तथ्यों पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि सैम बच्चों में मीडियन केस फैटेलिटी रेट लगभग 23.5% होता है। इन बच्चों में डायरिया, निमोनिया व अन्य बीमारियों का खतरा अधिक होता है। अधिकतर बच्चे चिकित्सीय उपचार व गहन सुपरवाइज्ड गृह आधारित देखभाल से ठीक भी हो सकते हैं। यहाँ बाएं तरफ दिए आंकड़े को देखते हैं तो पाते हैं कि 0 से 5 वर्ष के करीब 2.5 करोड़ बच्चे में 12 लाख बच्चे सैम श्रेणी के होते हैं। इसमें से 10% को उपचार की आवश्यकता होती है। उसमें से 18,000 को, जो करीब 15% होते हैं, उसको एनआरसी यानी पोषण पुनर्वास केंद्र में भेजने की आवश्यकता होती है। अगले स्लाइड में सैम संबंधी कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखे गए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका तथा लाभार्थी के घरों में किचन गार्डन बनाने के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उसके तहत ग्राम विकास, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, उद्यान विभाग, कृषि विभाग व शिक्षा विभाग समेकित प्रयास के तहत इसे पूर्ण करेंगे। पोषण वाटिका का निर्माण आंगनवाड़ी केंद्र के परिसर में, विद्यालय में, शासकीय परिसर में व गांव की खाली ज़मीन पर किया जाएगा। ग्राम प्रधान उद्यान विभाग से बीज व पौधे को प्राप्त करके उन्हें उपलब्ध कराएंगे। सामुदायिक वाटिका की देखभाल हेतु ग्राम प्रधान द्वारा किसी को नामित किया जाएगा तथा उन्हीं के माध्यम से उसका संरक्षण किया जाएगा। बच्चे एवं महिलाओं को पोषण देने वाले पौधे अथवा वृक्षों को ही लगाया जाएगा। इसी क्रम में 8 आकांक्षात्मक जनपदों में बाल विकास व शिक्षा विभाग के माध्यम से 200 वाटिकाएँ प्रत्येक जनपद में लगाने की प्रक्रिया जारी है। कोविड के दृष्टिगत सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए डिजिटल पोषण पंचायत का आयोजन करा जाएगा। इसका उद्देश्य है पोषण संबंधी मुद्दों के समाधान में स्थानीय सामुदायिक नेतृत्व को जोड़ना। पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम विकास एवं महिला एवं बाल विकास के सहयोग से प्रत्येक सप्ताह एक डिजिटल पोषण पंचायत का आयोजन करना। ग्राम स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता समिति अथवा ग्राम पंचायत के नामित सदस्य इसमें प्रतिभाग करेंगे। इसके मुख्य कार्य होंगे कुपोषित बच्चों की मैपिंग व कारणों को जानने का प्रयास करना, संसाधनों की व्यवस्था करना, जन जागरूकता बढ़ाना, परिवार को आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। पंचायत का एक महत्वपूर्ण दायित्व होगा कि वो इस बात का मूल्यांकन करें कि उनके क्षेत्र में कुल कितने बच्चे सैम व मैम के रूप में चिन्हित किए गए हैं तथा उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं अथवा नहीं। पोषण माह में जनपद स्तर पर किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। जिला और ब्लॉक पोषण समिति की अंतर्विभागीय ऑनलाइन बैठकों का आयोजन करना। ICDS विभाग द्वारा बच्चों की पोषण स्थिति का निर्धारण व सैम व मैम बच्चों की पहचान करना। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से अति कुपोषित व सैम मैम बच्चों की स्वास्थ्य जांच व आवश्यक उपचार सुनिश्चित करना। पोषण वाटिका एवं किचन गार्डन के स्थान का ग्राम पंचायत वार चिन्हीकरण, जनपद स्तरीय प्लान तैयार कर उसका अनुश्रवण करना। शिक्षा विभाग से माध्यम से ऑनलाइन फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज, EG कंपटीशन, पोषण संबंधी विषयों पर मेमे कंपटीशन आदि करना। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक का अधिक से अधिक प्रयोग कर जनपद स्तरीय गतिविधियों को अपलोड करना। इसके लिए पोषण अभियान की वेबसाइट जो बनाई गई है उस पर इसे अपलोड करना है।
ग्राम प्रधानों के साथ संवाद कर पोषण पंचायत की बैठकों के बारे में जानकारी देना, साथ ही मास मीडिया, प्रिंट मीडिया व कम्युनिटी रेडियो का प्रयोग करते हुए संदेश पहुंचाना। जन आंदोलन वेबसाइट पर डाटा एंट्री करने के लिए नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आंगनबाड़ी केंद्र व ग्राम स्तर के डाटा प्रविष्टि की अनुमति होगी। प्रत्येक कन्वर्जेंस विभाग पोषण माह की डाटा प्रविष्टि के लिए एक फोकल व्यक्ति को नामित करेगा। डाटा प्रविष्टि हेतु आईडी व पासवर्ड सिर्फ फोकल व्यक्ति से ही शेयर किया जाएगा। यहाँ यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि डाटा एंट्री सुबह 12 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। डुप्लीकेट डाटा प्रविष्टि का पता चलने पर उपयोगकर्ता को सूचित किया जाएगा और डुप्लीकेट प्रविष्टि को बंद कर दिया जाएगा। बैकडेट डाटा प्रविष्टि केवल पिछले 5 दिनों के लिए ही की जा सकती है। डाटा प्रविष्टि 2 अक्टूबर 2020 रात 11:59 तक ही हो पाएगी। अपलोड किए जाने वाले डाटा के साथ फ़ोटो 2 MB से कम का ही होना चाहिए। डाटा एंट्री में किसी तरह की समस्या के लिए दिए गए ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं। उम्मीद है दी गई जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगी तथा आप अपने स्तर से इन जानकारियों का प्रचार प्रसार भी करेंगे। धन्यवाद।